बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। राज्यपाल मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और जमीन पर जो हालात हैं उनकी जानकारी लेंगे। मुर्शिदाबाद में हिंसा कैसे भड़की, सड़कों पर कैसे उपद्रवियों ने तांडव किया, आज मुर्शिदाबाद में हालात कैसे हैं? मुर्शिदाबाद में हालात की जमीनी जानकारी लेने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। राज्यपाल यहां हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करेंगे। राज्यपाल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और पीड़ितों से हालात की जानकारी लेंगे। शुक्रवार को राज्यपाल मालदा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद अपना घर छोड़कर आए हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। राज्यपाल एक राहत शिविर में पहुंचे और पीड़ितों की शिकायत सुनी। राज्यपाल ने पीड़ितों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया है। All of them told me they should go back at the earliest. For that they said, number one, we want protection, sense of security. Number two, our houses have been damaged, gutted. We want houses. Number three, they want something to livelihood. These are issues which they raised. मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के खिलाफ आज कोलकाता में भारतीय जनता युवा मोर्चा बंगाली हिंदू बचाओ रैली निकालेगी। विश्व हिंदू परिषद आज बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन करेगा। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कोलकाता में बंगाली हिंदू बचाओ रैली निकालेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक घर से भवानीपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर तक ये रैली निकाली जाएगी। कोलकाता पुलिस ने पहले इस रैली को इजाजत देने से इनकार कर दिया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा पुलिस के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट से रैली की इजाजत मिल गई। बीजेपी का आरोप है कि शिक्षक भर्ती घोटाले को दबाने के लिए मुर्शिदाबाद में हिंसा कराई गई। 30,000 लोगों की नौकरी चली गई, उससे नजर घुमाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया। दंगा करने के लिए उत्साहित किया। विश्व हिंदू परिषद ने भी आज पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीएचपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। बीएचपी का आरोप है कि ममता के राज में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तो ये बंगाल की स्थिति परिस्थिति को ठीक करने के लिए जरूरी है कि वहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन लागू कराए। इसलिए ये मांग को लेकर के हम पूरा देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में मुर्शिदाबाद में शांति है। पुलिस ने हिंसा के आरोप में अब तक 272 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अफवाह फैला रही है। बीएसएफ और केंद्रीय बलों की चौकसी से मुर्शिदाबाद में शांति है। मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। पुलिस हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी कर रही है। पुलिस ने हिंसा में शामिल 272 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। Started 122 cases and arrested 272 accused persons till now. पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि सूबे में शांति है। बीजेपी अफवाह फैला रही है। कुछ नहीं हुआ, बंगाल में हुआ था जो भी नॉर्मल हो गया 3-4 दिन में। बीजेपी का कोई इशू नहीं है। बीजेपी जिधर ही स्कोप मिल जाता है उधर का जाके हिंदू 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 करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने मालदा पहुंचकर हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। ये लोग हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद से भाग कर आए हैं। लालापुर हाई स्कूल में शिविर में रह रहे लोगों से एनएचआरसी की टीम ने बात की। आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज आगरा जाएंगे। अखिलेश अपनी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन के बयान से नाराज करनी सेना ने उनके घर के बाहर हंगामा किया था। राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन के बयान से नाराज करनी सेना ने 26 मार्च को उनके घर के बाहर हंगामा किया था। सुमन के घर पर पथराव हुआ था। उस घटना के बाद आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आगरा पहुंच रहे हैं। अखिलेश रामजी लाल सुमन के घर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। इस बीच अखिलेश ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा है कि कला को समझने का ही ज्ञान होता तो लोग नकारात्मक और मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते। बड़ा मूड छोटे मूड का शोषण करता है। ये वीडियो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का था। इन लोगों ने बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब समझकर कालिक पोत दी थी।
अखिलेश के आगरा दौरे का करड़ी सेना ने विरोध करने का ऐलान किया है। करड़ी सेना ने कहा कि आज वो आगरा में अपनी ताकत दिखाएंगे। वहीं नेशनल हाईवे केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच आज संगठन के मुद्दे पर कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता फिर सड़क पर उतरेंगे। आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और भोपाल में रेल रोको आंदोलन करेंगे। इस बीच बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी पार्टी के करप्शन से नाराज है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझ आएगी कि उन्हीं की पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ, उन्हीं के लीडर उनको मिसलीड कर रहे हैं, तो वो अपने लीडरों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इसी बीच आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस के सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी, अग्रिम संगठनों के प्रमुख और दूसरे दिग्गज नेता शामिल होंगे। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। साथ ही सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के एक्शन के खिलाफ रणनीति भी बनेगी। ईडी ने जो कार्रवाई की है, जिस प्रकार से पूरे देश ने जो रिएक्शन दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी बखला गई है और इस कारण से कांग्रेस कार्यालय में सभी जिलों में जाके वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं करप्शन के केस में गांधी परिवार इन दिनों मुश्किलों में है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी जल्द ही 3 मामलों में ईडी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ईडी अब तक 3 दिन में रॉबर्ट वाड्रा से 16 घंटे पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से लैंड डील केस में बीते 3 दिन लगातार पूछताछ हो चुकी है। 3 दिनों तक करीब 16 घंटे तक चली पूछताछ के बाद अब एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक खिल कर सकती है। इसमें गुरुग्राम के भी लैंड डील केस शामिल है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सरकार गांधी परिवार और उनको परेशान कर रही है। एक ही दिन में मुझे समन किया गया है। जिस दिन मैं समन किया मुझे, उसी दिन सोनिया जी राहुल को चार्जशीट किया है। तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है? ये नाकामियां हैं, उसको बात करती है उसके बारे में, तो ज़रूर हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें गलत तरीके से दिखाया जाए, पर हम इन चीज़ों से और मजबूत होंगे। वाड्रा से जिस लैंड डील के मामले में 3 दिनों तक पूछताछ हुई, वो 2018 का मुकदमा है। जमीन के बदले पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा है। वहीं सीलमपुर में नाबालिग कुणाल की हत्या के मामले में पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। खूबसूरत चेहरा, हाथ में पिस्टल, ये सीलमपुर की लेडी डॉन जिक्रा है। जिक्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीलमपुर में गुरुवार को सरे बाजार हुई कुणाल की हत्या के केस में जिक्रा को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जिक्रा ने ही हत्या की साजिश रची थी। फिलहाल उसी स्पॉट पर हम लोग मौजूद हैं। स्पॉट उस लड़के के घर के नज़दीकी है और ये जो गली है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर का क्लिनिक है। लड़का इसी के आसपास जो था वो खड़ा हुआ था, मौजूद था, और जिन लोगों ने मारा है वो यहाँ पहुँचते हैं, लड़के को कई बार चाकू घोंपते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती। सीलमपुर में लेडी डॉन जिक्रा खौफ का दूसरा नाम बन गई थी। इंस्टाग्राम पर तमंचे के साथ उसके वीडियो लोगों में खौफ भरते थे। आरोप है कि जिक्रा के भाई साहिल का चंद दिन पहले कुणाल से झगड़ा हुआ था। झगड़े में साहिल को चोट लगी थी। आरोप है कि इसी का बदला लेने के लिए जिक्रा और उसके भाई ने कुणाल को मौत के घाट उतार दिया। वहीं सीलमपुर में नाबालिग के मर्डर को लेकर दिल्ली में जमकर सियासत हो रही है। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बीच आम आदमी पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए। नाबालिग कुणाल की हत्या के खिलाफ सीलमपुर का पूरा इलाका सड़क पर उतर गया। संकरी गलियों में प्रदर्शनकारियों का सैलाब आगे था और जुबां पर गुनहगारों के लिए फांसी की मांग बुलंद थी। लोगों की नाराजगी नारेबाजी के तौर पर दिखी। हंगामे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसी बीच लोगों की नाराजगी को देखते हुए पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी सीलमपुर पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। बहुत जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे, हम परिवार के साथ खड़े। कुणाल की हत्या के बाद लोगों की नाराजगी और गुस्से को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरा है। आप नेताओं ने आरोप लगाया
कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ये बात उठा रही थी और अब पिछले 2 महीने से हम लोग जब से अपोजिशन में तब भी हम ये बात उठा रहे हैं कि दिल्ली की न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहीं राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान पर अब खूब विवाद हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खाचरियावास के खिलाफ प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। कितनी बड़ी नेता होती और जेपी के कमर में हाथ डाल दे तो शाहरुख खान। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर प्रताप सिंह खाचरियावास की विवादित टिप्पणी पर हंगामा हो रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। खाचरियावास के खिलाफ नारेबाजी हुई। कांग्रेस नेता के पुतले जलाए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर खाचरियावास से माफी नहीं मांगी तो उनका विरोध जारी रहेगा। सम्मान्य दिया कुमारी जी के खिलाफ जो अपशब्द बोले गए हैं उनके लिए प्रताप सिंह जी खाचरियावास को खेद व्यक्त करना चाहिए। इसी बीच राजपूत सभा ने भी खाचरियावास के बयान का विरोध किया है। राजपूत सभा ने मांग की कि खाचरियावास अपना बयान वापस लें और माफी मांगे। दरअसल जयपुर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान खाचरियावास ने आरोप लगाया था कि सरकार ने गोविंद देव जी मंदिर के लिए आवंटित 100 करोड़ रुपए की रकम आईफा अवार्ड्स पर खर्च की थी। इसी दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम दिया कुमारी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। वहीं ब्राह्मणों पर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने अब माफी मांग ली है। इसी बीच दिल्ली में भी अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी गई है। ब्राह्मणों पर भद्दी टिप्पणी को लेकर विवाद में फंसे फिल्मकार अनुराग कश्यप ने इंस्टा पर पोस्ट लिखकर माफी मांगी है। अनुराग ने अपने पोस्ट में कहा है कि ये मेरी माफी है, मेरी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक पंक्ति के लिए जिसे संदर्भ से बाहर निकाल दिया गया और जो नफरत फैला रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील उज्जवल गौर ने दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में अनुराग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी है। वहीं मुंबई में भी एक वकील ने पुलिस को पत्र लिखकर अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विवाद फिल्म फूले को लेकर है। ये फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इससे पहले 11 अप्रैल को रिलीज होना था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करने को कहा। इसी के फ्रस्ट्रेशन में अनुराग कश्यप ने कल इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। पोस्ट में अनुराग ने ब्राह्मणों पर विवादित बातें लिखी थी। शिवसेना ने भी अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग की है। जो भी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है मुंबई पुलिस जरूर इसके अंदर देखेगी। वहीं मुंबई आतंकी अटैक के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अपने परिवार की चिंता सता रही है। एनआईए के रिमांड में कैद तहव्वुर राणा अपने भाई से बात करने के लिए एजेंसी से प्रक्रिया पूछ रहा है। मुंबई टेरर अटैक में सैकड़ों परिवारों को बर्बाद करने वाले आतंक के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अब अपने परिवार की चिंता सता रही है। एबीपी को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक तहव्वुर अपने परिवार से बात करना चाहता है। अपने भाई से बात करने के लिए प्रोसेस की जानकारी जुटा रहा है। अमेरिका से लाया गया ये आतंकी सरगना फिलहाल एनआईए की रिमांड पर है। एनआईए मुंबई हमलों को लेकर तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी तहव्वुर राणा को सबूतों को दिखाकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में तहव्वुर 26/11 अटैक में अपनी भूमिका से इनकार कर रहा है। तहव्वुर डेविड कोलमैन हेडली को मास्टरमाइंड बता रहा है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में तहव्वुर कह रहा है कि मुंबई टेरर अटैक में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। वो हेडली को आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर ने अपनी पसंद के नॉनवेज खाने की डिमांड की, लेकिन उसे तय नियम के मुताबिक ही खाना दिया जा रहा है। वहीं यूपी के अमरोहा में भी कुदरत का कहर जमकर बरपा। तेज आंधी तूफान की वजह से मैरिज हॉल की छत तक उखड़ गई। पंडाल तेज हवा में उड़ गया। बारिश की वजह से यहां एक कच्चा मकान भी ढह गया। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे कुदरती कहर से अमरोहा में हालात खराब होते दिखे। मैरिज हॉल की टूटी छत इस बात का सबूत दे रही है कि यहाँ आया आंधी तूफान कितना भीषण था। तेज हवा की वजह से मैरिज हॉल की छत पर लगी लकड़ी टूट कर गिरने लगी, जिससे शादी समारोह में हड़कंप मच गया। आंधी इतनी तेज थी कि इसकी जद में आने वाला सब कुछ तबाह होता दिखा। मैरिज हॉल के भीतर छत उखड़ी दिखी तो बाहर मैरिज लॉन का सारा इंतजाम बर्बाद हो गया। अमरोहा में मौसम के करवट से दहशत चारों ओर देखने को मिली। कड़कती बिजली और तेज बारिश की वजह से हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए।
शहर की सड़कों पर बारिश का पानी दिखाई दिया तो तेज आंधी ने हालात और खराब कर दिए। कई जगहों पर तेज हवा की वजह से पेड़ गिर गए और हालात बेकाबू होते दिखाई दिए। अमरोहा शहर में मौजूद एक कच्चा घर भी तेज आंधी बारिश में ढह गया। कच्चे मकान की दीवार ढहने से हुए हादसे में एक बुजुर्ग घायल हो गए। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। दीवार ढहने की वजह से घर को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं यूपी के मेरठ में शुक्रवार को आई तेज आंधी और बारिश की वजह से कई जगह तबाही मची। कई मकान ढह गया तो कहीं बिजली के खंभे और पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर पड़े। लोग कंधे पर लाद कर इस युवक को अस्पताल ले जा रहे हैं, जो पड़ोस के मकान की दीवार गिरने से हुए हादसे का शिकार हो गया। तेज आंधी बारिश की वजह से मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में निर्माणाधीन मकान की दीवार ढह गई, जो बगल में मौजूद कच्चे मकान पर जा गिरी। हादसे में रुखसार नाम की महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। दीवार के मलबे में दबने से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम की मार का असर मेरठ के दामोदर नगर में भी देखने को मिला, जहाँ तेज आंधी बारिश की वजह से हड़कंप मच गया। कई पेड़ गिर गए तो बिजली के खंभे भी गिरे हुए नजर आए। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी पर भी बिजली का खंभा टूटकर गिर गया, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा। वहीं तेज आंधी बारिश की वजह से बिजली भी कट गई, जिससे इलाके अंधेरे में डूबे नजर आए। मेरठ में बीती शाम आई तेज आंधी और बारिश की वजह से हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए। शादी समारोह में सारा इंतजाम बर्बाद हो गया। पंडाल तेज हवा में उड़ता दिखा। तेज आंधी बारिश की वजह से मेरठ की सड़कों पर जाम के हालात भी बने हुए दिखाई दिए। वहीं मौसम की करवट लेने से देश के कई इलाकों में हालात अस्त व्यस्त नजर आए। कहीं तेज आंधी की वजह से लोग परेशान हुए तो कहीं तेज बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी शुक्रवार शाम तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए। अचानक हुई बारिश की वजह से शहर में लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। हैदराबाद में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलती दिखी। हरियाणा के यमुनानगर में भी बेमौसम आंधी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते दिखे। बारिश की वजह से अनाज मंडी में रखा अनाज भी भीगा हुआ दिखाई दिया। अनाज मंडी में रखे अनाज को बचाने के लिए तिरपाल का इस्तेमाल किया गया, ताकि नुकसान से बचा जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में भी शुक्रवार शाम को झमाझम बारिश हुई। फिरोज शाह रोड जनपद और कनॉट प्लेस इलाके में हुई बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगी दिखाई दी। यूपी के मुरादाबाद में बीती रात तेज आंधी और बारिश की वजह से हालात खराब होते दिखाई दिए। कई जगहों पर पेड़ गिरने से हालात बिगड़े, जिसके बाद बिजली काट दी गई और इलाके अंधेरे में डूबे दिखाई दिए। शुक्रवार को तमिलनाडु के होसूर शहर में भी मौसम ने करवट ली। यहाँ भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क पर पानी भरा दिखाई दिया। और अब बात करते हैं यूपी के संभल की, जहां मौसम की मार से लोग दहशत में दिखाई दिए। तेज आंधी बारिश के साथ आसमानी बिजली ने संभल में जमकर कहर बरपाया, जहां आसमानी बिजली गिरने के बाद एक पेड़ में आग लग गई। संभल में बीती रात आसमानी आफत किस कदर कहर बनकर टूटी, ये तस्वीर उसकी कहानी बयां कर रही है। जहां तेज आंधी और बारिश के बाद कई जगह आसमानी बिजली भी गिरती दिखाई दी। इसी बिजली के जद में एक पेड़ भी आ गया, जिसमें बिजली गिरने के बाद आग लग गई। लोगों की माने तो बिजली गिरने के बाद तेज आवाज हुई और जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो पेड़ में आग लगी हुई थी। अंधेरे के बीच पेड़ की टहनियां सुलगती हुई दिखाई दी। ऐसा लगा मानो आतिशबाजी हो रही है। आसमानी बिजली से पेड़ में लगी आग को देखकर लोग खौफजदा दिखाई दिए। बड़ी भयंकर आवाज थी यार। हाँ वहीं गिरी, सामने खड़ा हूं बिल्कुल मैं वहीं पर यार। संभल में मौसम की करवट से लोगों में दहशत साफ देखी जा सकती है, जहां पर आंधी और बारिश के साथ आसमानी बिजली भी लोगों को डरा रही है। जिस तरह से आसमानी बिजली की वजह से पेड़ में आग लगी और बारिश के बीच वो धू धू कर जलता दिखा, उससे आसपास के लोग खौफजदा दिखाई दिए। तो एक तरफ आंधी बारिश लोगों की जिंदगी पर आफत बनकर टूट रही है, तो दूसरी ओर बढ़ती गर्मी से आग लगने के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। गुजरात के अमरेली से लेकर यूपी तक आग लगने के कई मामले सामने आए। तस्वीरें गुजरात के अमरेली की, जहां आंबर डी सफारी पार्क में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग तेजी से जंगल में फैली, जिसकी जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आंबर डी सफारी पार्क में बड़ी तादाद में जंगली जानवर रहते हैं, जिन्हें इस आग से बड़ा खतरा हो सकता था। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं इस आग से जंगल के बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा है। यूपी के गोंडा जिले में भी आग का तांडव देखने को मिला।
कल्याणपुर गांव में गेहूं के खेत में लगी आग की वजह से हड़कंप मच गया। आग लगने से किसान की 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। लोगों का आरोप है कि जानकारी देने के बाद भी फायर ब्रिगेड वक्त पर मौके पर नहीं पहुंची। यूपी के सहारनपुर में भी गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से इसकी लपटें उठती दिखाई दी। स्थानीय लोगों की माने तो ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी की वजह से ये आग लगी, जो तेज हवा की वजह से तेजी से फैल गई। वहीं शुक्रवार को आग की वजह से कई जगह हड़कंप मचा। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में बैंक्वेट हॉल में आग ने तांडव मचाया, तो मेरठ में बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मची हुई दिखाई दी। उरई में भी एटीएम में आग लग गई और वहां भी हड़कंप मच गया। बैंक्वेट हॉल में उठता धुआं बता रहा है कि आग ने किस कदर उत्पात मचाया। तस्वीरें दिल्ली के विकासपुरी इलाके की हैं, जहां पर अचानक ही आग के शोले भड़कते दिखे। एप्पल गोल्डन बैंक्वेट में लगी आग तेजी से भड़की, जिसने देखते ही देखते पूरे बैंक्वेट हॉल को अपने आगोश में ले लिया। कुछ ही देर में बैंक्वेट के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। बैंक्वेट हॉल में आग किस वजह से भड़की, इसका पता नहीं चल पाया है। मेरठ के सोतीगंज इलाके में खड़ी बाइक में अचानक आग लगने से लोग हैरत में पड़ गए। बाइक सर्विसिंग के लिए आई थी, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद लोग आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। यूपी के उरई में कालपी रोड पर एसबीआई के एटीएम में आग लगने से हड़कंप मच गया। एटीएम में आग लगने की वजह से पास में मौजूद बैंक और बाइक शोरूम में भी भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एटीएम में रखा लाखों का कैश जलने की बात सामने आई है। बिहार की बात करते हैं, जहां विपक्षी महागठबंधन की दूसरी बैठक 24 अप्रैल को होगी। महागठबंधन की दूसरी बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होने की उम्मीद है। 24 अप्रैल को महागठबंधन की दूसरी बैठक कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम में होगी। विपक्षी गठबंधन की दूसरी बैठक में औपचारिक तौर पर सीट बंटवारे पर बातचीत होगी। गठबंधन के चुनावी मुद्दों पर चर्चा होगी। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। गठबंधन में शामिल दलों के कार्यकर्ताओं के समन्वय पर भी चर्चा होगी। इस बीच जेडीयू ने कहा कि महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी ही सीएम का चेहरा होंगे। वो महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं और चुनाव से जुड़े फैसले वही लेंगे। जो करना था नेता प्रतिपक्ष ने कर, अब ये तो आप भी मानेंगे ना, लकीर के तेजस्वी 17 अप्रैल को हुई महागठबंधन की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी। महागठबंधन की दूसरी बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। वहीं विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस नहीं बनाएगी। और पुलाव बनाते रहे लोग, एनडी में इनको नेता मानेंगे लोग नहीं, ऐसा हमको विश्वास है। वहीं पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल के 34वें मैच में 5 विकेट से हरा दिया। बारिश के कारण मैच 14 ओवर खेला गया। पंजाब को 7 मैच में 5वीं जीत मिली है, तो वहीं आरसीबी की 7 मैच में तीसरी हार है। श्रेयस अय्यर पड़े विराट कोहली पर भारी। बेंगलुरु की टीम अपने घर पर हारी और पंजाब के खिलाफ उसकी हार की वजह बना छोटा स्कोर। बारिश की वजह से टक्कर 14 ओवर की कर दी गई थी। बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए जैसे तैसे 95 रन बनाए। बेंगलुरु के 42 रन पर 7 विकेट गिर गए थे। विराट कोहली, रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट जैसे स्टार फेल रहे। बेंगलुरु के 9 बल्लेबाज 10 रन के स्कोर को भी पार नहीं कर पाए। वो तो भला हो टिम डेविड का, जिन्होंने अकेले खड़े होकर अर्धशतक लगाया। आखिरी ओवर में आखिरी 3 बॉल पर 3 छक्के मारकर आरसीबी को 95 रन तक पहुंचा दिया। टिम डेविड ने 26 रन पर नाबाद 50 रन बनाए, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ क्योंकि टीम मैच हार गई। पंजाब के लिए युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और मार्को जानसन ने 2-2 विकेट लिए। बेंगलुरु ने पंजाब के सामने 84 गेंद पर 96 रन का लक्ष्य रखा। हालांकि तेजी से रन बनाने की कोशिश में पंजाब के भी 53 रन पर 4 विकेट गिर गए, लेकिन मामूली लक्ष्य होने की वजह से बाजी पंजाब ने मार ली।